तो पहले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किस टाइम देख रहे हैं? हाँ, अगर सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और 12 बजे देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, है ना। सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड नाइट में तो कोई नहीं देखता होगा। गुड नाइट में देखता होगा केवल लड़का लोग, क्योंकि लड़का लोग ही रात को मोबाइल देखता है। इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग, फिर गुड नाइट। हाँ चलिए, सही बोल दिए रे, पहली बार हम सही बोल रहे। ये चार को तार मूड खराब करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसलिए ठीक है। सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए गुड नाइट। आप जिस समय देख रहे हैं आप हमको कमेंट में बताएं कि आप किस टाइम देख रहे हैं, उसके अनुसार से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट कमेंट में लिखें। हम आपका कमेंट को ज़रूर वेट करेंगे और आपका कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप लोगों ने हम आप लोगों को क्लास 10th का भूगोल चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो कि भूगोल जब कंप्लीट होगा 1 चैप्टर, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। हाँ दूसरा चैप्टर देखेंगे और दूसरा चैप्टर में जो भी है वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले ये तो कंप्लीट हो जाए। हम आप लोगों को भूगोल का पार्ट 1 देखे थे, पार्ट 2 देखे थे, पार्ट 3 देखे थे, पार्ट 4 देखे थे, पार्ट 5 देखे थे। आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। ओहो 7 नहीं रे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 देखेंगे। 6 छक्का वाला 6 है ना, 6 देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 6 देखेंगे। आशा है कि आप लोग पार्ट 1 2 3 4 5 आप लोग कंप्लीट देख के आए होंगे और आप अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाए होंगे। हम लोगों ने बहुत बढ़िया से हम आपको प्रयास किए समझाने का। अब पता नहीं आपको समझ में आया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने वाला दिमाग है ये नहीं है, आपको फिर घुटना में दिमाग है। ऐसे सच ही कहा गया है कि पता नहीं किसका दिमाग कहाँ होता है। अब पता नहीं किसका दिमाग, तो बोला गया है कि इसका दिमाग घुटना में होता है। अब पता नहीं किसका दिमाग होता है। अच्छा हाँ, अभी समझ में आया कि इसका दिमाग घुटना में होता है, लेकिन किसी का दिमाग घुटना में नहीं होता। अच्छा, दिमाग अगर घुटना में होता तो पुलिस हम लोगों को सलाह नहीं देता, फिर घुटना का निकलता हेलमेट। हाँ, घुटना के हेलमेट इतना बड़ा कटोरा रहता। ऐसे भी तो लड़की लोग का जो हेलमेट होता है, उलाट दो कढ़ाई को, वही हो गया लड़कियों का हेलमेट। तो घुटना नहीं, घुटना नहीं, संसाधन देख रहे हैं। हाँ, तो संसाधन में हम लोग देखे थे संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधन के हम लोग बहुत सारे प्रकार देख लिए थे। आप लोग उसका नोट्स भी बनाए होंगे और आशा है कि आप लोग नोट्स बनाए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो फिर हाँ, तो फिर वही हाल होगा, फिर वही करेंगे माय क्रिया, जो माय क्रिया है। अगर नहीं बनाए होंगे तो, अगर नहीं बनाए होंगे तो आपका मर्जी है। जबकि हम अपने तरफ से कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे पढ़ाने में, कोई कसूर नहीं। अब आपके तरफ से कसूर हो गया, छूट गया पढ़ने में, तो फिर गलती आपका है, मेरा गलती नहीं है। हम अपना गलती कभी नहीं करेंगे, नहीं जानबूझ के काहे गलती करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्क्स अगर कोई चीज़ बढ़ाएगा तो भूगोल ही बढ़ाता है बच्चों को, और पढ़ने में मज़ा भी आता है। ये चैप्टर ज़रूरी नहीं कि हमको खाली साइंस से मज़ा आएगा सो पढ़ाएंगे हम आपको साइंस तो साइंस ही मज़ा आएगा सो नहीं, मैथ तो मैथ ही मज़ा आएगा नहीं। जो चैप्टर पढ़ने में पढ़ाएंगे वो चैप्टर आपको मज़ा आना चाहिए, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई को इतना सीरियस काहे लेता है तुम लोग? नहीं रे, पढ़ाई कौनची है रे, कौनची है तुरे, कौनची है? कुछ नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई एक छोटा सा जीवन का पार्ट है। पढ़ेंगे मन भर, नहीं पढ़ेंगे तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे पढ़ के? पढ़ लिख के ऐसे भी कौन छोटा आदमी बना है? सब तो बड़े आदमी बना है पढ़ लिख के। आप बच्चा लोग सोचते हैं सर अब तो उल्टा बोल दिए सर। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर। संसाधन चैप्टर में हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो रहे थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद देखे थे हम लोग समाप्यता के आधार पर, कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने हो रहे थे, तो 2, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये वीडियो का पार्ट 4 का है।
अगर आप सचमुच में वीडियो का पार्ट 4 देख कर आए हैं तो हम जरा क्वेश्चन पूछते जाते हैं, आप हमको बताते जाइएगा कमेंट में एक एक करके कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो, जैव संसाधन किसे कहते हैं? अपने मन में सोचो। अरे अपने, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपके दिमाग में खुद, अगर आप खुद से अगर समझे होंगे तो आपका दिमाग में जरूर रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। आप बताओ, पेड़ पौधे और पत्थर में कौन है जैव संसाधन? सोचो, पेड़ पौधे और पत्थर में कौन है जैव संसाधन? कौन है? बोलो, कौन है? पेड़ पौधे और पत्थर में जैव संसाधन। वेरी गुड, पेड़ पौधे हैं। सोना और चांदी में कौन है जैव संसाधन? बोलो, कौन है जैव संसाधन सोना और चांदी में? सोना और चांदी में दोनों में जान नहीं होता है सर, तो यह ये नहीं है, तो ये दोनों में कोई नहीं है, तो इसका है आंसर कौन सा? अजैव संसाधन दोनों है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन हम लोग किसको कह रहे थे? एग्जाम्पल बताओ, कौन सा संसाधन को हम लोग पुनः चक्रीय संसाधन कह रहे थे? बताओ, कौन सी संसाधन को हम लोग पुनः चक्रीय संसाधन कह रहे थे? आप अपने छोटे से चिरकुट कॉपी लीजिए, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए कि यस सर, इसको ये बोल रहे थे, उसको ये बोल रहे थे। इस तरह से आपका दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से आपका दिमाग फैलेगा। बोलो, कौन सा संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन कह रहे थे? और एक संसाधन को दूसरे संसाधन, मतलब एक संसाधन को हम लोग उपयोग किए और फिर से उसको पुनः उपयोग बनाने के लिए एक विधि था, उस विधि को क्या कहते हैं? बताओ, बोलो, अगर सचमुच में पढ़े हैं तो बोलो। यस, वेरी गुड सर। सर, नवीकरणीय संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं, और एक संसाधन का इस्तेमाल किए और उसका फिर से हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जैसे पानी, कपड़ा धोएं तो वह पानी पर वो खत्म, मतलब गंदा हो गया, उस पानी को सही करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनः पूर्ति। कौन सी संसाधन को अचक्रीय संसाधन कहते हैं? बोलो, कौन सी संसाधन को अचक्रीय संसाधन कहते हैं? बोलो, कौन से संसाधन को अचक्रीय संसाधन कहते हैं? बोलो, वेरी गुड। कौन से संसाधन को? अनवीकरणीय संसाधन को। कोची है पढ़ाई, कोची है तुरे, कोची है बोल, तो कुछ नहीं, हाँ मारेंगे बस। चलिए, आज हम लोग देखेंगे बच्चे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बटा हुआ है। स्वामित्व को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनरशिप। जैसे आपके पिताजी बाइक लिए होंगे तो उस बाइक का ऑनरशिप आपके पापा है। आपके पिताजी कोई चीज लिए हैं, जिस कोई चीज लिए हैं वह कोई चीज किसके नाम पर है, वह उसका ऑनरशिप कहलाता है। जैसे हम एसके जैक रिसर्च सेंटर के हम ऑनरशिप हैं, बच्चा ऑनरशिप नहीं है, हम ऑनरशिप है, हमारे बच्चे इस पर पढ़ते हैं। जैसे आपके पिताजी गाड़ी लिए हैं, गाड़ी का ऑनरशिप है आपके पिताजी, लेकिन क्या आपके गाड़ी जो पिताजी लिए केवल पिताजी ही चलाते? नहीं, बच्चे भी चलाते हैं। तो बच्चे हुए ऑनरशिप के अंदर में, लेकिन उस गाड़ी का ऑनरशिप आपके पिताजी हुए। उसी तरह से स्वामित्व का मतलब कि इस संसाधन के ऊपर अधिकार किसका है, कौन इस संसाधन का ऑनरशिप है। उस स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। पहले देखो, स्वामित्व को इंग्लिश में ऑनरशिप कहते हैं। इस स्वामित्व के आधार पर संसाधनों 4 भागों में बांटा गया। ठीक, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? बोलो मेरे साथ में, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया बच्चे? 4 भागों में। साथ में बोलो, संसाधनों को, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 संसाधन कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, 4 तो है ये, कोची है रे यार, कोची है। स्वामित्व के आधार पर कितना है? 4। स्वामित्व के आधार पर कितना है? 4। देखो ना, स्वामित्व में कै गो वर्ड है? एगो ही आधा और एगो ही गोटा, 1 और गोटा 2 और एगो ही गोटा 3 और ये आधा आधा मिलके 4। देखो, सा आधा और आधा ता, ये दोनों मिलके एगो गोटा हुआ 1 वर्ड, वाह 2 गो और एगो मी 3 गो और एगो वाह 4 गो। तो स्वामित्व में कै गो वर्ड? 4 गो वर्ड। तो भैया 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये ट्रिक है, 4 प्रकार के। कौन कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। मेरे साथ में बोलो, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
और बोलो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने हैं? 4। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस, स्पेलिंग INDIVISUAL, रिसोर्सेस RESOURACE, रिसोर्सेस। और सामुदायिक संसाधन को इंग्लिश में कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस। राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में नेशनल रिसोर्सेस, स्पेलिंग NATIONAL, रिसोर्सेस। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेस। व्यक्तिगत संसाधन को इंग्लिश में इंडिविजुअल रिसोर्सेस, सामुदायिक संसाधन को इंग्लिश में कम्युनिटी रिसोर्सेस, राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में नेशनल रिसोर्सेस और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं बच्चे? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे संसाधन जिसमें जिस संसाधन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस संसाधन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अच्छा, अधिकार इसमें क्यों वर्ड आया? क्योंकि स्वामित्व का मतलब ही होता है ऑनरशिप, अधिकार। ऑनर कौन है इसका? ऑनर का मतलब कौन है इसका ऑनर? अगर उस संसाधन का ऑनर अगर एक आदमी, तो व्यक्तिगत संसाधन। आप सोचो, व्यक्तिगत संसाधन का अगर हम परिभाषा बोलेंगे तब आपको परिभाषा हम आपको लास्ट में लिखाई देंगे। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस संसाधन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं बच्चे। जैसे आपके घर में बैग है, उस बैग के ऊपर अधिकार आपके घर वालों को ही है केवल, कि पूरा गांव का अधिकार है? सर, उस बैग के ऊपर केवल मेरा ही घर वालों का अधिकार है, मेरा ही गार्जियन का अधिकार है। तो आपके घर में बैग जो हुआ ना बच्चे, वो व्यक्तिगत संसाधन हुआ। कौन सी संसाधन हुई? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे आपके घर में चापानल है, उस चापानल से पानी पीते हैं और वह चापानल आपके पिताजी गड़वाए। बताओ, उस चापानल के ऊपर पूरा गांव का अधिकार है कि केवल आप ही का घर का अधिकार है? सर, उस चापानल को अगर मेरा ही घर वालों गड़वाए हैं तो उस चापानल के ऊपर केवल मेरा ही घर वालों का अधिकार है। तो उसके ऊपर उस चापानल कौन सी संसाधन होगी? व्यक्तिगत संसाधन होगा। दूसरी चीज, यह जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लिए हैं, तो इस बोर्ड के ऊपर क्या मेरा ही केवल अधिकार है कि पूरा गांव वाला का अधिकार है कि पढ़ा सकता है? नहीं सर, केवल मेरा ही अधिकार है। यस सर, मेरा ही अधिकार है। तो वह मेरा अधिकार है, तो यह बोर्ड कौन सी संसाधन होगी? व्यक्तिगत संसाधन होगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे और एग्जाम्पल सोचो जिसमें किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, मतलब अपना ही अधिकार होता है। जैसे आप स्कूल में बैग ले जाते हैं, ठीक, बैग में ले जाते हैं टिफिन। आप जरा बताओ, आपको कुछ दलित बच्चे भी होते हैं, कोई टिफिन ले जाओगे ना तो टिफिन को डब्बा खोल के कोई खा जाता है चुपे बड़े कोई ऐसा होता है। तो उस टिफिन आप ले गए हैं, उस टिफिन के ऊपर अधिकार किसका है? आपका है कि पूरा क्लास का बच्चा का है? कौन बोल रहे? नहीं सर, हम लोग को जब ले जाते हैं ना सर, तो हम लोग का क्लास में एक टिफिन के ऊपर हर एक बच्चा का अधिकार। दो ओहो, यहाँ चिकनाओ मत यहाँ हमारा बात सुनाओ कि सर हम नहीं जानते हैं। अभी कौन बोल रहा है? आयुष कुमार भकलोल, हमारा बेवकूफ़ समझता है रे। जिस दिन पैसा नहीं ले जाएगा उस दिन अपने दोस्त को पीछे पीछे घूमेगा, काहे से नहीं पता है हम लोग को? हाँ, सबको पता है। तो जब आप टिफिन ले, जैसे अभी तो पूरा गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन में बच्चे टिफिन ले जाते हैं, टिफिन में कुछ रहता है, चना मुना, कुछ अपना घर से पराठा वगैरह ले जाता है। तो जरा बताओ, उस पराठा के ऊपर अधिकार किसका है? आपका जो ले गया उनका कि पूरा क्लास का? सर, उस पराठा के ऊपर जो ले गया केवल उसका। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे चीज जिसका ऊपर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब एक लोगों का अधिकार होता है, उसे कौन सी संसाधन कहते हैं?
व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आपके पास पेन है, भले दूसरे को हेल्प कर देते अलग बात है, लेकिन वह पेन के ऊपर अधिकार किसका है? केवल आपका कि पूरा क्लास का? नहीं सर, केवल मेरा। कोई छू देगा मेरा पेनवा सर? छू देगा तो खड़े चबा देंगे। मेरा पेन वो कैसे छू देगा? क्योंकि अभी किसी बच्चे पेन का भी चोर हो गया है, पेन भी चुरा लेता है और पता नहीं का चुरा लेता है, बहुत सारा चीज़ चुरा लेता है। तो जो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है ना कोई चीज़, और जब वो चीज़ चुराता है तब भैया बड़ा दिक्कत है, ऊपर उस पर बड़ा दिल पर चोट लग जाता है। तो व्यक्तिगत संसाधन जिसमें मतलब एक लोगों का अधिकार है, उसे कौन सी संसाधन कहते हैं? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरी चीज, मान लो कि मेरा शादी हुआ, ठीक, अभी हुआ नहीं है, जो कि हुआ, ठीक है। अब सोचो वह आई मेरा घर, तो बताओ उस जो आएगी श्रीमती देवी वो बताओ उसके ऊपर अधिकार हमारा है कि पूरा गांव का अधिकार है? आप जरा सोच के बताते हो लोग बताओ किनका अधिकार है? सर जाहिर सी बात है, किसी का भी हस्बैंड वाइफ होती है, उसके ऊपर उनके घर, उनके माता पिता और हस्बैंड की ही वाइफ के ऊपर अधिकार होता है कि पूरा गांव का अधिकार है। मेरा घर आएगी वो तो केवल मेरा ही घर खाना बनाएगी कि पूरा मोहल्ला बना देगी? मेरा ही घर बनाएगी, मेरे ही घर में मेरी मम्मी पापा को सेवा हुआ करेगी कि पूरा ले पूरा मोहल्ला में चल ले, लाहो ला तेल दे दो हो, ये कर भगलो कहीं का नहीं। तो वो जो आएगी पाकिस्तान से, उसके ऊपर अधिकार किनका? मेरा कि पूरा मोहल्ला वाला लड़का का? भगलो कहीं का तो केवल मेरा ही रहेगा। तो भैया वो कौन सी संसाधन होगी? वेरी गुड, वो भी व्यक्तिगत संसाधन होगी। कौन से संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, समझिए व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया कि वैसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जिसमें किसी गांव समाज का अधिकार होता है, एक आदमी का नहीं, पूरा मोहल्ला का अधिकार होता है, उसे कौन सी संसाधन कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे आपके घर के बगल में मंदिर है, आप जरा बताओ वह मंदिर में जाने का अधिकार केवल एक आदमी का है कि पूरा गांव का है? पूरा गांव का है सर, पूरा गांव का है। तो उस मंदिर के ऊपर अधिकार एक आदमी का कि पूरा गांव का? पूरा गांव का, पूरा समुदाय का अधिकार है। तो वैसे संसाधन जिसके ऊपर अधिकार एक व्यक्ति के ना होकर पूरा गांव समाज का अधिकार होता है, उसे कौन सी संसाधन कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अच्छा, सामुदायिक संसाधन होना भी जरूरी है। इस संसाधन से अधिकार मजबूत होता है, क्योंकि मंदिर हो गया, जैसे मंदिर हो गया, किसी के यहाँ चर्च हो गया, किसी के यहाँ कोई चीज़ का अगर फेस्टिवल वगैरह हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे एक आदमी का अधिकार ना होकर पूरा गांव समाज की अधिकार होती है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक, सामुदायिक संसाधन में वैसे संसाधन जिस संसाधन के ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरा गांव समाज का अधिकार होता है, तो उसे कौन सी संसाधन कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका विद्यालय है, हम लोग का विद्यालय है ना जी, तो फिर हम लोग का कोचिंग है, उस कोचिंग में बताओ हमारा कोचिंग है, तो उस कोचिंग एसके जैक रिसर्च सेंटर का कोचिंग है, उस कोचिंग के ऊपर अधिकार मेरा, तो वो हुआ व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन मॉडर्न पब्लिक स्कूल एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एक टीचर का अधिकार नहीं है, बहुत सारे टीचरों का अधिकार है। तो जहाँ पे वैसे जगह या वैसे संसाधन जहाँ पे एक लोगों को अधिकार ना होकर बहुत सारे लोगों को समुदाय का अधिकार होता है, तो उसे कौन सी संसाधन कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे मेरा एसके जैक रिसर्च सेंटर और मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये दोनों बताओ सामुदायिक संसाधन कौन है? सामुदायिक संसाधन एसके जैक रिसर्च सेंटर है कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल है? बताओ। जाहिर सी बात है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में एक टीचर नहीं है सर, बहुत सारे टीचर हैं और उस स्कूल के ऊपर सारे टीचरों का अधिकार है, तो वह हुआ सामुदायिक संसाधन। लेकिन मेरा कोचिंग एसके जैक रिसर्च सेंटर, उस कोचिंग के ऊपर केवल मेरा ही अधिकार है, तो वह व्यक्तिगत संसाधन हुआ। ठीक, तीसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब नेशनल रिसोर्सेस। मतलब राष्ट्रीय संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जिस संसाधन के ऊपर किसी एक देश का अधिकार है,
किसी एक देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे हमारे देश में रेल चलती है, रेल, अब बताओ उस रेल को, क्या उस रेल को चलाने के लिए पाकिस्तान आएगा, चीन आएगा, नहीं, ब्रिटेन आएगा, अमेरिका आएगा, नहीं। हमारे रेल किस नियम से चलेगी, कैसे चलेगा, पटरी कहाँ से साफ होगा, ग्रुप डी का फॉर्म कैसे आएगा, रेल कैसे चलेगा, ये सब का नियम बनाने का अधिकार एक के पास है और वो हमारे देश के पास है। दूसरी चीज सड़क, हमारे सड़क खराब हो गई, उस सड़क कौन पाकिस्तान आके बनाएगा, चीन आके बनाएगा, नेपाल आके बनाएगा, नहीं। हमारे सड़क को बनाने का काम केंद्र सरकार की है, अर्थात हमारे देश का उसके ऊपर अधिकार है। तो यह होगा राष्ट्रीय संसाधन। किसी में नदी खुड़वाना है किसी गांव समाज में, ताकि गर्मियों के दिनों में जंगलों में नदी खुड़ाने से वहां पे पानी स्थिर रहेगा, जो कि गर्मियों के दिनों में जंगली जानवरों को पानी पी सके। तो वहां पे नदी कौन खुड़ाने आएगा, पाकिस्तान, नवाज शरीफ, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ये नहीं। कौन खुड़ाने के लिए आएगा, तो हमारे केंद्र सरकार में बैठे पीएम साहब वहाँ से निकालेंगे, कुछ नोट का गड्डी भेजेंगे, राज्य सरकार के माध्यम से फिर वन में नदियों की खुदाई होगी। तो ये हमारे देश का अधिकार है, इस संसाधन के ऊपर हमारे देश का अधिकार है, उसे राष्ट्रीय संसाधन। दूसरी चीज खनिज, कोई संपदा खनिज निकल गया, लोहा, सोना, चांदी, ये सब अगर आपके जमीन में निकला तो उस जमीन में सोना चांदी निकलेगा, तो वह सोना चांदी किसका होगा भैया, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का होगा। लेकिन अगर आपका जमीन में सोना चांदी निकला तो वह केंद्र सरकार का, हाँ, नरेंद्र मोदी का। लेकिन अगर आपका जमीन में कोई राइफल निकल गया, कोई परमाणु बम निकल गया, कोई हथियार चीज निकल गया, तो फिर दोषी आप हैं। ये है हमारी देश कि अगर आपके जमीन के अंदर से सोना चांदी निकला तो भैया भारत में टुकुर टुकुर बैठा लगा ऊपर में वो ले गया। लेकिन अगर परमाणु बम निकला, AK-47 निकला, कोई हथियार निकल गया, तो भैया इसका जिम्मेवारी आप है। वाह वाह, हमारे देश गजब है। इससे अगर सोना चांदी निकला तो भारत केंद्र सरकार का, और AK-47 निकल गया तो जिसका जमीन है उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगा, थाना जाएगा, ले। ये है हमारी। तो नदियां, खनिज, जंगल, इस सब पर अधिकार किनका होता है, राष्ट्र का, केंद्र सरकार का। तो वैसे संसाधन जिसमें किसी एक देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? चलिए आप तीनों का एक एक बारी बारी से बोल देते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका बैग, आपका टिफिन, ये सब व्यक्तिगत संसाधन हुआ। सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं, तो वैसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति के ना बल्कि एक से अधिक लोगों को उस संसाधन के ऊपर अधिकार होता है, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे शमशान घाट में लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे जलाने के लिए उसके ऊपर अधिकार पूरा समाज के होता है। मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, स्कूल में, ये सब कौन सी संसाधन हुई, सामुदायिक संसाधन हुआ। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी एक देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेल, सड़क, नदी, खनिज, वन। चौथा नंबर आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सी संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बहुत सारे देशों का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र में किसका अधिकार होगा, समुद्र तो उतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर कौन सा देश का अधिकार होगा। अंतरिक्ष, चंद्रमा, चंद्रमा पर किनका अधिकार होगा। कुछ दिन पहले सुने होंगे कि अंतरिक्ष पर जमीन बिक रहा है। अरे भैया अंतरिक्ष पर जमीन बिक रहा है तो हम देंगे किसको पैसा, हम देंगे किसको देंगे पैसा अंतरिक्ष में जमीन खरीदने के लिए, किसको देंगे, नहीं ना। तो ये महासागर, समुद्र में किसका सीमा कहाँ तक लगेगी कि ना लगेगी वो आगे बताते हैं अभी। लेकिन वैसे संसाधन जिसमें एक देश का नहीं बल्कि बहुत सारे देशों का उसके ऊपर अधिकार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागर और अंतरिक्ष। समझो, अब पूरा विश्व के देश ना एक संगठन बनाया, उस संगठन में डिसाइड किया कि कौन सा देश का समुंदर कहाँ तक रहेगा,
ठीक, उसके लिए क्या किया, हम भारत के नक्शा से आपको समझाते हैं, आप समझिएगा। ठीक, मान लीजिए बच्चे ये हमारे भारत है, प्यारा भारत, सोने की चिड़िया, अब धीरे धीरे बनेगी हीरे की चिड़िया, एकदम बनेगी। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब है ना यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे नीचे में पूरा पानी है, क्या है, पानी, पानी समझाता है, पानी, जल, पानी, जल, हाँ जल। ठीक, यहाँ पे पूरा पानी है बाप बच्चे ऐसे। ठीक, नीचे में भी पानी है ना, यहाँ पे भी पानी है, ये पूरा समुद्र ही समुद्र है बच्चे। इस समुद्र में यहाँ पे सोना निकला तो किसका होगा, जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से सोना निकला तब किसका होगा, कौन सा देश का होगा। आपको बच्चा सोचता है सर कि किसी का नहीं होगा सर, अरे किसी तो होगा ना भाई, अब निकल गया तो किसी तो होगा। जैसे आपके मोहल्ले में इतना बड़ा सोना निकला, अब सोना निकला तो जमीन के अंदर से, तो वह सोना उसी का होगा जिसका जमीन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सर समुद्र में जमीन कैसे डिसाइड होगा, हाँ यह समुद्र, कितना समुद्र कौन सा देश का पास के अंतर्गत आता है वो बताते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों, सबसे पहले विश्व के लोग ने डिसाइड किया कि किसी भी देश का समुद्री सीमा जो लगता है वो समुद्री सीमा बनाइए पहले। तो ये हमारा देश का समुद्री सीमा लग रहा है ये सब, क्योंकि ये सब जो मेरा समुंदर है, ये सब मेरा समुंदर है। ठीक, अब ये देखेगा कि यहाँ पे जो भारत का नक्शा है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह करके, तो टेढ़ा मेढ़ा में कभी अंदर चल गया, कभी बाहर चल गया, कभी भीतर चल गया, कभी भीतरे चल गया अंदर, कभी ढेर बाहर आ गया। तो यहाँ पे पानी, देखो यहाँ पे अगर अंदर चल गया तो यहाँ पे पानी अंदर घुस गया, यहाँ पे बाहर आ गया तो जमीन बाहर आ गया, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अरे भैया ये तो हमारे सीमा है। तब उसके लिए क्या किया है, भारत के जितने भी ये वाला सीमा लगता है ना, उसके ऊपर एक तो काल्पनिक रेखा खींच दिया है बराबर में, इस तरह करके, इस तरह करके बराबर में एक ठो रेखा खींच दिया है, ताकि उबड़ खाबड़ ना लगे, उबड़ खाबड़ ना लगे। इस रेखा के नाम है बच्चे आधार रेखा। इस रेखा का क्या नाम है बच्चे, आधार रेखा। ध्यान से समझना नहीं तो बाउंस करेगा। आधार रेखा इंग्लिश में बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन। ठीक, यही बेस लाइन से डिसाइड होता है भारत का समुद्री क्षेत्र, कि भारत का समुद्र में कितना दूर तक अधिकार है। ठीक, पहले चीज ये समझिए कि समुद्री रेखा को जब भी कहाँ से नापते हैं तो आधार रेखा से नापते हैं। समुद्री रेखा की कहाँ से डिसाइड होता है, कौन सी रेखा से, आधार रेखा से। जैसे आपका विद्यालय से स्कूल कुछ किलोमीटर होगा कि नहीं, उसी तरह से समुद्र की अंदर की दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। समुद्र की अंदर की दूरी को किस में नापते हैं बच्चे, नॉटिकल मील में नापते हैं। नॉटिकल मील, क्वेश्चन पूछता है नॉटिकल मील की समुद्री तट क्षेत्र की रेखाएं किससे मापा जाता है, नॉटिकल मील से, मील में नापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर। लगभग कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक, पहला चीज कि समुद्री रेखा, हमारे देश का समुद्र की जो प्रथम रेखा है उसका नाम आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक, आप समझ रहे हैं 12 नॉटिकल मील मतलब कितना किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर। हाँ, पहला कहां से बोले, आधार रेखा से, आधार रेखा से कितना दूर तक, 12 नॉटिकल मील। और 12 नॉटिकल मील मतलब लगभग कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर तक, मतलब 12 नॉटिकल मील तक की रेखा के अंदर, मतलब 12 नॉटिकल मील तक इस सीमा को आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को बोलते हैं बच्चे समुद्री सीमा। कौन सी सीमा, समुद्री
सीमा। यहाँ पे कोई भी चीज निकलेगा मतलब हमारे भारत के इस क्षेत्र से, इस समुद्री क्षेत्र से 24 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी निकलेगा ना, कुछ भी निकलेगा भारत का होगा। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा हम लोग को, कोई नहीं बोलेगा। अगर वहां से अबरक निकला हम्मर, अबरक निकला हम्मर, सोना निकला हम्मर, चांदी निकला हम्मर, परमाणु बम निकला पाकिस्तान का परमाणु बम निकला किसका? पाकिस्तान का। लेकिन 24 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को कौन सी सीमा कहते हैं? समुद्री सीमा। और उसके अंदर में कुछ भी निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, मां कसम के कर होगा, हम्मर होगा। हम्मर किसका? हम्मर, हमरा मतलब पूरा भारत की होगी। ठीक, 12 नॉटिकल मील तक। दूसरी चीज, फिर से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, मतलब यहां तक तो 12 पहले से था, अब 12 और जोड़ेंगे तो 12 12 हो जाएगा 24। तो हमारी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की रेखा को क्या बोलते हैं पता है? उस रेखा को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या बोलते हैं बच्चे? संलग्न क्षेत्र। अब इसके अंदर से मान लो मछली निकला, क्या निकला? मछली निकला। तो यह मछली के कर भारत का 24 नॉटिकल मील तक भी किसका होगा? भारत का। ये वाला क्षेत्र को 24 नॉटिकल मील तक कहां से भैया? ये बेस लाइन से। ये नहीं सोचना कि 12 यहां आ गया तो 12 के बाद 24 नहीं, शुरू से 24। फिर से बेस, जब भी समुद्र की दूरी किसी भी देश से इस आधार रेखा से खींचा जाता है, आधार रेखा से ही नापा जाता है, मतलब बेस लाइन से ही नापा जाता है। तो इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र। और इस संलग्न क्षेत्र में अगर कोई भी मान लो इधर से बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का कोई जहाज अगर हमारा अंदर घुस गया, अब जैसे हमारा अंदर घुस गया बांग्लादेश का जहाज हमारे ये संलग्न क्षेत्र में घुस गया, जैसे हमारा अंदर घुसेगा टैक्स लो, टैक्स का है घुसा, हमारा पानी गंदा कर दिया तुम्हारा नाव, अब नहीं तो फिर हो जाएगा। तो कोई भी देश अगर इस संलग्न क्षेत्र में घुस जाता है तो उसको हमारे ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, जैसे हम लोग रोड पे चलता है बड़ा बड़ा गाड़ी तो टैक्स देते कि नहीं देते, उसी तरह से समुद्र में भी टैक्स लगता है। जब कोई बाहरी देश का जहाज हमारे संलग्न क्षेत्र में घुस जाते हैं, मतलब आधार सीमा से 24 नॉटिकल मील तक के अंदर घुस जाते हैं, उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स अगर ये कहीं थथरलॉजी किया, बोले ना कोची है तुरे, कोची है नहीं देंगे जाओ, अगर नहीं दिया तो हमारे देश में एक है नौकरी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, ये तुरंत इसको बोले पूछताछ करेगा भैया देगा कि नहीं देगा। अब ये थोड़ा हीरो बन गया ना, पूछिए रे नहीं देंगे जाओ, अब नहीं देगा इंडियन कोस्ट गार्ड ढाई सरे फोन करेगा नेवी को, नेवी उधर से एकदम तैयार करके रखा रहेगा। अब नेवी उधर से आएगा, इंडियन नेवी, बोलो कौन है रे, कौन है बताओ तो कौन है, कौन नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, एक है, कौन नहीं दे रहा है, एक खोचा, एक मार दे AK-47, हाँ चल गया तो चल गया वो। तो यहाँ पे सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी को बुला देगा और नेवी फिर उसको मार थूर के सत्यानाश कर देगा। ये हुआ सीमा क्षेत्र, और ये हुआ समुद्री सीमा, और ये हुआ संलग्न क्षेत्र। ठीक, तो समझ में आ गया, यहाँ पे टैक्स देगा। अब क्या हुआ, पाकिस्तान वाला एक बार आया, अब ये हमारा समुद्र ये संलग्न क्षेत्र में घुस गया। अब वो क्या बोलता पता, इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड बोला क्या है जल्दी आओ, देगा कि टैक्स देगा कि नहीं देगा। ये बोला चाचा गलती हो गया, अब हम नहीं आएंगे, हो अब हम गलती से आ गए। चाचा बोले कोई गलती से नहीं आया, कुछ नहीं होगा, गलती किया तो भुगतेगा तुम। अब ले फिर टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद गया फिर घर, नहीं तो हो जाता धोआ जाता। किसी का भी नाव पानी में चलने वाली जहाज यहाँ पे इस सीमा के अंतर्गत आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। संलग्न क्षेत्र सीमा समुद्री कर इसको बोलते हैं, समुद्री टैक्स देना पड़ेगा। सुना गया। तीसरी चीज, इस बेस लाइन से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक
कितना नॉटिकल मील? 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक की, इस 200 नॉटिकल मील तक की जितना भी आएगा उसको बोलते हैं EEZ, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। इस सीमा के अंदर, इस सीमा के अंदर अगर मछली भी निकला तो मछली के कर भारत का, अबरक निकला के कर भारत का। अब 200 नॉटिकल मील मतलब समझ आ रहा है ना, लगभग 180 किलोमीटर, लगभग 180 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर। सोचो हमारा भारत देश का 200 किलोमीटर तक मछली निकलतो थम्मर, कुछ निकलेगा मेरा। कितना नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। और उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। यहाँ पे मछली निकलेगा, मछली भारत का। एक बार क्या हुआ, बांग्लादेश वाले आए और मछली मार के लेके चल गए, कई क्विंटल, लगभग 10 से 15 टन, उतना टन मछली मारा लेके जा रहा था हमारा यही वाला 200 नॉटिकल मील तक के अंदर में। अब हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड देखा, अरे मछली लेके भागल जा रहा है भाई। अब भागल जा रहा है तो उसको तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। बोले रुक 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 रुक, रुकबे नहीं किया ना, तो कोई बच्चा चोरी किया तो डर से भागने लगेगा। अभी क्या किया, भाग रहा था, भागते भागते इसको पकड़ लिया। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का बात ही नहीं मान रहा था। बोले नहीं मानेगा रे? बोले एकदम नहीं मानेंगे। अब जैसे नहीं माना, तुरंत फोन कर दिया किसको? इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी को कमांडो को बोलते हैं मार्कोस कमांडो। इंडियन नेवी को फोन कर दिया, इंडियन नेवी एकदम धांस रे आया और इसको इतना थूरा कि बोला मछली लाओ, मछली लाओ। तब फिर सारा मछली हमारा भारत को दे कर गया यहाँ से। सोचो ये 200 नॉटिकल मील के अंदर तक में। अब 200 नॉटिकल मील के अंदर तक में अगर कुछ भी चीज निकलेगा केकर होगा? भारत का होगा। कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का समुद्री सीमा आधार रेखा से अधिकतम कितनी दूरी तक लगता है? 200 नॉटिकल मील तक। कितना नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। ठीक, लेकिन देखो भारत कितना होशियार है, हर देश का समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील तक लगता है। बगल में मेरा है अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार भी केकर है? भारत का है। यहाँ पे भी तो 200 नॉटिकल मील तक भारत होगा। अब इतना होशियार, ई पट्टी भी 200 नॉटिकल मील कब्जेले है, यहाँ से भी 200 नॉटिकल मील कब्जेले, और जो तनी सुन जगह बचता है ना तो यहाँ बांग्लादेश का है। बांग्लादेश ठिसा गया बांग्लादेश पूरा ठिसा जाता है। बोले चाचा हमारा पूरा देहो, पूरा देहो, पूरा देवे नहीं करता है। बोले ना, जितना है उतने लो, नहीं तो दोगो करेंगे हम। तो ये पट्टी अंडमान निकोबार से 200 नॉटिकल मील तक हम लोग कब्जा कर रखे हैं, यानी से भारत 200 नॉटिकल मील कब्जा कर रखा है। और नीचे में ई पट्टी वाला में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी ककर भारत का, लक्षद्वीप भी ककर है भारत का। तो इसका भी तो 200 नॉटिकल मील तक भारत का, लक्षद्वीप का होगा, और यहाँ से भी तो 200 नॉटिकल मील भारत का होगा। तो भैया ई पट्टी से 200 नॉटिकल एन है, ई पट्टी से एन है, तो एनहोस होगा 200 नॉटिकल मील। तो ये पूरा के कर भारत का। भारत अभी समुद्री क्षेत्र की सीमा में बल्ले बल्ले है। इसलिए ये हुआ हम लोगों को समुद्री क्षेत्र की रेखा की पूरा विस्तार सीमा है। अब हम आप लोगों को हर एक का परिभाषा लिखवाते हैं। चलिए लिखो, पहले लिखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा इसे परिभाषित करें। है ना, आज बहुत खुश है रे है ना, आज बहुत खुश है हम लोग, है ना। देखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहला लिखो कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे? वैसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कलम, कॉपी, बेंच और आप मोबाइल, मोटरसाइकिल इत्यादि।
सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी समुदाय या एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे शमशान घाट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी देश का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन, जैसे रेलवे, सड़क, नदियां, खनिज, वन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी एक देश का नहीं बल्कि एक से अधिक देशों का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हमारे देश का समुद्री सीमा कहाँ से कहाँ तक लगता है, सो देखो बताए थे। सबसे पहले हमारे देश का सबसे नजदीकी रेखा का नाम आधार रेखा। इस आधार रेखा से सबसे नजदीकी सीमा का नाम आधार रेखा। दूसरी चीज, हमारे समुद्र के अंदर की दूरी किसमें नापते हैं, तो नॉटिकल मील में नापते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर लगभग 2 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। तो हमारे आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को बोलते हैं समुद्र की दूरी, 12 नॉटिकल मील तक। दूसरी चीज, हमारे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। उसके बाद हमारे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की ये हमारा अपना सीमा होता है इकोनॉमिकल, ये हमारा अपना सीमा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, या हमारा अपना है। इतना सारा चीज हमारा अपना है। तो ये हुआ हमारा समुद्र की सीमा। आशा है कि आप लोग इसको पूरा डिटेल समझे होंगे। अब इस पर आपको क्या क्या क्वेश्चन बनेगा पता है, बताइए। समुद्र की सीमा को, दूरी को किस में मापते हैं, नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। आधार रेखा से 12 किलोमीटर की क्षेत्र, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं समुद्र की दूरी, समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, यहीं तक तो बताएं। बाकी नेक्स्ट की क्लास आपको, बाकी दूसरे पार्ट की क्लास आपको नेक्स्ट डे दिया जाएगा।